हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में? मैं सत्यम सर। आज हम लोगों का डे 3 है, तीसरा दिन है सब्जेक्टिव का, यानी एटम बम बैच का आज तीसरा दिन है। हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। दीर्घ शॉर्ट में हम लोगों ने 12 क्वेश्चन कर लिया था टोटल। आज हम लोग लॉन्ग टाइप यानी कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो सबसे जो समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज की यूनिट सेल को परिभाषित करें। ठीक है, एससी, बीसीसी और एफसीसी में परमाणुओं की संख्या निकालें। यानी क्या कर रहा है कि डिफाइन यूनिट सेल एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन एससी, बीसीसी और एफसीसी। ठीक है, मैं एक एक करके एकदम डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। तो कृषि क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलीय में, त्रिविमीय में सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई को हम लोग एकक कोष्टिका कहते हैं। ठीक है, यूनिट सेल क्या है, चलिए इसको एक बार हम लोग समझते हैं। यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल होता है कि अगर हम किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को देखें तो क्रिस्टलीय ठोस के जो अणु परमाणु आयन है वो एक नियमित निश्चित व्यवस्था में जुड़े रहते हैं और एक क्रिस्टलीय जालक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? क्रिस्टलीय जालक का। ये आपका रहता है क्रिस्टलीय जालक। ठीक है, इस क्रिस्टलीय, ये जो क्रिस्टलीय जालक होती है ये आपकी त्रिविमीय होती है, यानी कि ये 3D क्रिस्टलीय जालक होती है। ठीक, अब ये जो त्रिविमीय जालक है, 3D यानी कि त्रिविमीय, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है। इस जालक का, ठीक है, इस जालक की जो सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई होगी उसी को हम लोग एकक कोष्टिका बोलते हैं। मतलब ये एक छोटी सी इकाई हम ले लेते हैं, छोटा सा यूनिट सेल ले लेते हैं, और ये जो सेल का टुकड़ा है ये बहुत सारे सेलों से मिलकर ये पूरा का पूरा 3D लैटिस स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि क्रिस्टलीय जालक बनता है। क्या बनता है? ये है क्या एक्चुअली में? ये है आपका क्रिस्टलीय जालक। ठीक है, ये सेम उसी प्रकार से है कि अगर आप जेल गए होंगे, सॉरी जेल तो कोई नहीं गया होगा, अगर आप जेल गए होंगे मतलब घूमने के लिए कभी अगर, तो जेल के टुकड़े को अगर एक लाइन में लगा हुआ रहता है, वो छोटा छोटा जो कमरा है वही है आपका सेल, उसी को सेल बोलते हैं। और जो पूरी व्यवस्था है उस पूरी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो उसी तरह से यहाँ पे भी डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये आप अगर गौर से देखेंगे तो ये जो है आपका एक रूम जैसा बन रहा है, मतलब ये क्यूब जैसा दिख रहा होगा, और ये बहुत सारे होते हैं, मतलब ऊपर भी नीचे भी हर तरफ। और उसी क्यूब का, उसी लैटिस का एक छोटा सा ये टुकड़ा है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल, यानी कि एकक कोष्टिका। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एकक कोष्टिका। यानी कि पूरे क्रिस्टल लैटिस में ये जो एक सेल का हिस्सा है, छोटा सा टुकड़ा है, इसी छोटे से टुकड़े को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। यानी कि किसी भी क्रिस्टलीय जालक की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई को, स्ट्रक्चरल यूनिट को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब ये त्रिविमीय होती है, ये तो सबको क्लियर हो गया। अब ये कितने प्रकार की होती है? ठीक, ये मुख्यतः जो यूनिट सेल है वो आपकी 3 प्रकार की होती है। सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी। यानी एससी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल क्यूबिक, इसको हिंदी में कहा जाता है सरल घनीय। बीसीसी को बोलते हैं हम लोग अंतः केंद्रित। ठीक है, एकक कोष्टिका। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, आगे है, चलिए अगला है एफसीसी। एफसीसी को हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, हिंदी में इसको कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे
अगला इसी में मेरा क्वेश्चन है कि इसमें परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं। तो हम लोग इसको परमाणुओं की संख्या निकालने का पूरा हम लोग देखते हैं, इसका फॉर्मूला वगैरह कैसे है। तो दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है परमाणु की संख्या, एक एक करके। सबसे पहला Sc के लिए, Sc का जो स्ट्रक्चर है वो मैं बना दे रहा हूं। ये आपका हुआ Sc का स्ट्रक्चर यानी कि सरल घनीय। ठीक है। Sc की खास बात क्या है, इसमें जो कॉर्नर है यानी जो इसमें कोना होता है वो आपके 8 कोना है। जो फलक है यानी जो फेस जिसको बोलते हैं वो आपका 6 है, और जो आपका एज है इसमें 12, और केंद्र में इसमें कोई भी परमाणु नहीं होता। ठीक। अब आता है यहीं पे क्वेश्चन, ये आपका Sc का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन है। अब अगर हम एक किसी कॉर्नर की बात करते हैं तो एक कॉर्नर का में जो परमाणु उपस्थित है, जो गोलाकार परमाणु है, इस गोलाकार परमाणु का मात्र 1/8 हिस्सा ही 1/8 हिस्सा ही इस यूनिट सेल के अंदर भाग ले रहा है, बाकी नहीं ले रहा है। ठीक है, मतलब सिर्फ अगर हम कहें तो इसमें 1/8 हिस्सा 1/8, मतलब अगर हम किसी कॉर्नर पर स्थित परमाणु की बात करते हैं तो उसका कितना हिस्सा भाग ले रहा है। यानी अगर हम कॉर्नर की बात करते हैं तो कॉर्नर का मात्र 1/8 भाग ही किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर हिस्सा लेता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अब हम लोग निकालेंगे इसमें परमाणु की संख्या कितनी है। तो अब यहां पर आप देख लीजिए कि यहां पे आपके पास टोटल परमाणु कितना है। तो परमाणु की संख्या, हम इसी की बात करें, परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगा कोनों पर परमाणु की संख्या गुना कोना पर परमाणु का हिस्सा। ठीक है, तो कोना पर परमाणु कितना है मेरा, 8 कुल परमाणु है, और उस परमाणु का हिस्सा कितना है 1/8 मेरे पास, मतलब कुल कितने परमाणु हो गए, 1। यानी कि बच्चों आपको देखने में लग रहा होगा कि किसी भी Sc यानी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे कुल 8 परमाणु है, लेकिन इन 8 परमाणु में अगर हम किसी एक परमाणु को देखते हैं तो उसका मात्र 1/8 हिस्सा ही किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर भाग लेता है, बाकी नहीं लेता। तो अगर हम कुल परमाणु से इस हिस्से को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको इस Sc यानी क्यूबिक यूनिट सेल में कुल कितने परमाणु का हिस्सा है, परमाणुओं की संख्या हमें पता चल जाएगी। और मेरा कितना निकलता है, 1 यानी कि Sc में परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोगों का सेकंड। अच्छा, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। अगला है मेरा दूसरा BCC। BCC में देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये है आपका BCC का स्ट्रक्चर। देखिए, किसी भी यूनिट सेल को अगर हम ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें जो सिंपल क्यूबिक का हिस्सा है, नाम ही है उसका प्राथमिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी Sc का दूसरा नाम है प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी प्राथमिक एकक कोशिका, वो सब में बनता है। इसके बाद भी ही कोई भी कोई एकक कोशिका बनेगी। तो यहाँ पर जो आप एक परमाणु को बीच में रख दीजिए, ये है आपका BCC स्ट्रक्चर का यूनिट सेल। ठीक है, ये हो गया BCC। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग निकालते हैं कि इसमें कुल परमाणु कितना है। अब एक बात बताइए, इसमें एक चीज बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके रूम में अगर बीच में कहीं परमाणु रखा हुआ है तो उस परमाणु का कितना हिस्सा आपको कवर करता है इस यूनिट सेल में, कितना करता है, आधा या 1/4 या 1/8 या पूरा। अगर हम बीच में कहीं हवा में रख देते हैं तो टोटल परमाणु का हिस्सा उस एकक कोशिका में कहीं उसकी हिस्सेदारी नहीं हो रही, कहीं नहीं बट रहा, पूरा का पूरा हिस्सा ही इसी के अंदर है। इसलिए केंद्र पर परमाणु की जो हिस्सेदारी है, केंद्र पर हिस्सेदारी यानी कि पार्टिसिपेट जो है इसका, वो आपका कुल है 1। मतलब पूरा का पूरा हिस्सा BCC के अंदर पड़ता है परमाणु का, बाहर कहीं नहीं टच कर रहा। कुल परमाणु कैसे निकालेंगे, तो 8 जो कोना है उस पर परमाणु की संख्या, फिर से वही फॉर्मूला बनेगा, कोना पर परमाणु गुना
इसकी हिस्सेदारी मतलब कोने पर कितनी हिस्सेदारी होगी प्लस केंद्र पर परमाणु गुना हिस्सेदारी। आपको लॉन्ग टाइप में इतना पूरा लिखना पड़ेगा। तो कोना पर परमाणु की हिस्सेदारी कितनी है, पहले परमाणु की संख्या कितनी 8, ठीक है। उसके बाद हिस्सेदारी कोना पर कितना होता है 1/8, ये हम लोगों ने यहाँ भी निकाल लिया है। उसके बाद प्लस केंद्र पर परमाणु कितना है, संख्या 1 परमाणु है और उसकी हिस्सेदारी कितनी है पूरी की पूरी, कितना हो गया 8 कट गया 1 + 1, यानी कि बीसीसी स्ट्रक्चर में कुल परमाणु की संख्या कितनी है 2। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव भी रेडी हो रहा है और लॉन्ग टाइप भी रेडी हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है यहाँ से पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं, नोट्स में भेज दूंगा सबको व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला है एफसीसी, तीसरा आता है एफसीसी। अब मैं एफसीसी स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, ये रहा मेरा एफसीसी। वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा, मैं आपको एक मजेदार 3D डायग्राम के थ्रू भी समझा दूंगा कि हिस्सेदारी आखिर 1/8 क्यों होती है। अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, बीच में उसको पढ़ाने पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो उसको लास्ट में हम लोग देख लेंगे कि उसमें हिस्सेदारी 1/8 या 1 या क्यों हो रही है। आपको एग्जैक्टली 3D डायग्राम से दिखा दूंगा, ठीक है। डिजिटल बोर्ड का हाँ मैं समझ रहा हूँ यूज करना पड़ेगा, ठीक। चलो एफसीसी में देखते हैं। एफसीसी में होता है क्या कि इसके फलक पर परमाणु की हिस्सेदारी होती है। कहां पे होती है, फलक पर। इसके जितने 6 फलक हैं उन 6 फलक पे परमाणु होगा, ठीक है। यहाँ पे भी होगा, मतलब आपके चारों तरफ जितना दीवार है, दीवार गिन लीजिए ऊपर नीचे सारा, आपको 6 दीवार, 4 दीवार, एक नीचे जमीन, एक ऊपर छत मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने लग दिया, 2 यहाँ पे है और एक पीछे की साइड से, ठीक। तो अगर हम लोग फलक पे परमाणु को रखते हैं, कहां पे रखते हैं, अगर हम लोग फलक पे परमाणु को रखते हैं तो फलक पर हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। फलक पे अगर कोई परमाणु मैं अगर इस दीवार पे रख देता हूं फुटबॉल को, तो आधा फुटबॉल उस तरफ चला जाएगा, आधा फुटबॉल इस तरफ आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा कुल, मतलब पूरे परमाणु का 1/2 हिस्सा ही हमको मिल रहा है, आधा हिस्सा उस तरफ, आधा हिस्सा इस तरफ। एक सोचने वाली बात है, मैंने फुटबॉल को डाला, इस फुटबॉल का आधा हिस्सा उस तरफ है, आधा हिस्सा इस तरफ है। तो हिस्सेदारी फलक पर कितनी है 1/2। अब परमाणु की संख्या निकाल लेते हैं। परमाणु की संख्या बराबर कैसे निकालेंगे, सेम वही है, कोना पर परमाणु, क्योंकि बिना कोने पर परमाणु से तो कोई भी एकक कोष्टिका नहीं बनेगा, ठीक है। गुना हिस्सेदारी प्लस, अब फलक पर परमाणु है, फलक पर परमाणु गुना इस पर कितनी हिस्सेदारी है उसको देखते हैं। फलक पर, चलो कोना पर कितने परमाणु होते हैं 8, हिस्सेदारी कितना होता है कोना का 1/8 प्लस फलक पर परमाणु कितने हैं, टोटल 6 फलक है तो 6 परमाणु, गुना हिस्सेदारी कितनी है 1/2, कितना हो गया बता दो, 3, 1 + 3, यानी एफसीसी में सबसे ज्यादा परमाणु होता है 4, ठीक है। आगे आगे एक हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे संकुलन क्षमता, तो जिसमें जितना ज्यादा मैक्सिमम परमाणु होगा उसकी संकुलन क्षमता भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा परमाणुओं से घिरा होगा, उसमें उतना ही स्थान कम रिक्त स्थान मिलता है, इसलिए उसकी संकुलन क्षमता भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब मैं इसका एक समरी बना दूं, अगर कि परमाणु की संख्या कितनी है, तो एससी में परमाणु की संख्या कितनी है 1, बीसीसी में कितनी मिली 2 और एफसीसी में कितनी है 4। ये आपकी एक परमाणु किसमें हो गई एससी, बीसीसी में 2 परमाणु और 4 परमाणु किसमें एफसीसी में, ठीक है। याद हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि हम अगर एकक कोष्टिका को और ज्यादा डिफाइन करते हैं, तो एकक कोष्टिका में किसी भी एकक कोष्टिका के अगर हम एक परमाणु को देखें तो वो तीनों एक्सिस में घूमता है, मतलब तीनों एक्सिस में उसका ओरिएंटेशन है, उसकी सजावट है। आप किसी भी एक परमाणु को देखिए, अगर मैं इसी परमाणु पे ध्यान दो, एक ही ऊपर है वाई एक्सिस मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस,
यानी कि एक परमाणु एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में होता है, ठीक है। इसके बीच के कोण को कहा जाता है इंटरफेसियल एंगल, अंतःफलक कोण, जिसको अल्फा बीटा गामा से बताते हैं। और ये जो है ये दो परमाणुओं के बीच की दूरी है, जिसको हम लोग ए बी सी, यानी ये हो गया किनारा, और ये जो अल्फा बीटा है इसको बोलते हैं हम लोग अंतःफलक कोण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटरफेसियल एंगल, और किनारा को कहा जाता है एज। ये 3D स्ट्रक्चर है पूरे के पूरे किसी भी एक क्रिस्टल यूनिट का, और हम किसी भी एटम को लेंगे तो उसमें यही ओरिएंटेशन मिलता है। और इसी अल्फा बीटा गामा और ए बी सी की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि क्रिस्टल लैटिस का जो फॉर्मेशन होगा, जो उसका शेप बनेगा क्रिस्टल सॉलिड का, वो कितने टाइप का होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड बताता हूँ। एक क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टल सिस्टम में कितने प्रकार की ज्योमेट्री होती है, तो टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। कितने? 7 प्रकार की ज्योमेट्री होती है क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, याद रखिएगा। और ब्रेवियस जालक यानी ब्रेवियस लैटिस का जो नंबर है वो होता है 14। ये है आपका ब्रेविस जालक की संख्या, कितनी है? 14। एक ब्रेविस नाम के साइंटिस्ट ने 14 प्रकार से यूनिट सेलों का अरेंजमेंट किया था। और 7 है क्रिस्टल लैटिस सिस्टम, ठीक है, जिसको क्रिस्टल सिस्टम भी बोलते हैं। इस तरीके से मेरा एक क्वेश्चन लॉन्ग टाइप लगना चाहिए कि लॉन्ग टाइप है, और लॉन्ग टाइप करने के बाद जब तक आपके 4-5 शॉर्ट टाइप नहीं निकल गए, 10 ऑब्जेक्टिव नहीं बन गया, तब तक क्या फायदा लॉन्ग टाइप करने का, ठीक है। तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी रेडी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका शॉर्टकी दोष एंड फ्रैंकल दोष को समझाएं क्या है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप में। मैं बोल रहा हूँ ये बार बार बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, 2017 में फिर से पूछा गया है। शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष को समझाइए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम लोग 2 दिन से इसी चीज को बार बार देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैं फिर से इसको एक बार आज बता दे रहा हूँ। जिसमें फ्रैंकल दोष किसको बोलते हैं और शॉर्टकी दोष, तो शॉर्टकी दोष हम किसको बोलेंगे, हम बस डायग्राम के थ्रू में बता दे रहा हूँ। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपका फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। चलिए अब इसमें से अगर पॉजिटिव और निगेटिव अगर एक ही पॉइंट से निकलकर, अपने पॉइंट से निकलकर वो हमेशा के लिए क्या हो जाए, इस क्रिस्टल लैटिस से बाहर चला जाता है, हमेशा के लिए ये पूर्ण रूप से बाहर हो गया, तो हम बोलेंगे ये कैसा डिफेक्ट है, ये शॉर्टकी डिफेक्ट है, यानी शॉर्टकी दोष है, ठीक है। और अगर वो यहां से निकलकर बीच में कहीं फंस जाता है, अंतराकाशीय स्थल इंटरट्रेसियल साइट वाइड में अगर वो फंस जाता है, तो जो इस तरह से सब जो दोष उत्पन्न होता है, डिफेक्ट उत्पन्न होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो बस यही 2 चीज है। अब इसको एक एक करके हम डिफाइन करते हैं कि अगर शॉर्टकी दोष में किसी क्रिस्टल, तो किसको बोलेंगे, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें क्रिस्टलीय जालक के जालक बिंदु से समान संख्या में घनायन और ऋणायन पूर्ण रूप से निकलकर रिक्ति उत्पन्न करते हैं, ऐसे दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकी दोष। एग्जांपल के लिए KCl, NaCl, AgBr। शॉर्टकी दोष आयनिक ठोस में होता है, तो पॉइंट आउट कर ले। इस दोष में जो घनत्व है इसका घट जाता है, घनत्व इसलिए घट जाता है क्योंकि जो घनायन और ऋणायन है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, इस कारण से इसमें जो घनत्व है वो घट जाता है। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है क्योंकि आयन का इसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इनमें आयनों का जो आकार है लगभग समान होता है। ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें घनायन और ऋणायन रिक्ति यहाँ से निकल रहा है। यह उदासीन होता है, जो क्योंकि इसमें समान संख्या में प्लस और माइनस निकल रहा है, इस कारण से इसका जो नंबर ऑफ आयंस, जो चार्जेस है वो जीरो मेंटेन रहता है, उदासीन रहता है हमेशा। फ्रैंकल दोष क्या होता है, अब फ्रैंकल दोष में घनायन या ऋणायन निकलकर अंतराकाशीय स्थल में जाके फंस जाते हैं, ठीक है। मतलब फ्रैंकल दोष में क्या होता है, वो फंस जाता है, जो खाली जगह है वहां पे जाके फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। तो फ्रैंकल दोष किसको बोलेंगे, वैसे क्रिस्टलीय दोष जिसमें क्रिस्टलीय जालक के जालक बिंदु से घनायन या ऋणायन निकलकर अंतराकाशीय स्थल में फंस जाते हैं, ऐसे दोष को कहा जाता है फ्रैंकल दोष, ठीक है। और यह दोष भी आयनिक ठोस में होता है, लेकिन इसमें जो घनत्व है वो ना बढ़ता है ना घटता है, क्योंकि अपने स्थान को आयन छोड़कर
अपने ही क्रिस्टल लैटिस में खाली जगह पर जाकर फंस जाते हैं। इस कारण से इसका जो क्रिस्टलीय ठोस का जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहता है, सेम रहता है। इस दोष में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, यानी कि इसमें क्रिस्टलीय डिफेक्ट के कारण से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा। इनमें आयन और घनायन के आकार में अंतर होता है, क्योंकि इसमें कोई घनायन और ऋणायन अपनी जगह से निकलता है। AgCl, AgBr, AgI, ZnS जैसे यौगिकों में ये होता है। एक इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि AgBr जो है उसमें शॉटकी और फ्रेंकल दोनों दोष पाया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 2 बेहतरीन क्वेश्चन किए। मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि ये 2 क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया है इसको आप खुद से लिखने की प्रैक्टिस करें। ऑफलाइन क्लासेस में भी हम लोग दिसंबर से ये स्टार्ट करेंगे लिखने की प्रैक्टिस को फिर से, क्योंकि अब ऑर्गेनिक का 2 ही चैप्टर बाकी है, वो दिसंबर में आपका खत्म हो जाएगा 10 से 12 दिसंबर तक। फिर हम लोग वहां उसका रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। लिखने की प्रैक्टिस नहीं होने के कारण से काफी बच्चों का क्वेश्चन छूट जाता है। ज्ञान नॉलेज होने के बावजूद भी आता हुआ भी क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाएंगे। इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, इसको आपको सीखना होगा। ठीक है, रात बहुत हो चुकी है और कल से एक और प्लेटफॉर्म SES ऑनलाइन पर शाम 6 बजे से हम लोग क्रैश कोर्स का थ्योरी पोर्शन कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन बैंक सॉल्व हो रहा है, आपको थ्योरी क्वेश्चन करवाएंगे वहां पर, सभी VVI टॉपिक को वहां सॉल्व करवाएंगे। आपको केमिस्ट्री याद हो जाएगा, विश्वास रखिए, बशर्ते आप कंटिन्यूटी में बने रहें। आप जब भी क्लास करें ये सोचिए कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हमें ये क्वेश्चन तैयार हो गया, एक कॉपी लेके बैठे और उसको रेडी रखें। ठीक है, तो रात बहुत हो गई है, सबको गुड नाइट, और कल मिलते हैं फिर हम लोग नए क्लास में शाम 6 बजे। और मैम की क्लास जैसे चल रही है उसी प्रकार से चलती रहेगी। थैंक यू सो मच। हाँ, दुर्गा पूजा की छुट्टी का मैं नोटिस दे दूंगा। ठीक है, अभी कोई छुट्टी की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, थैंक यू।